हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म विक्टोरियस एजुकेशन एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फूड सिक्योरिटी को। फूड सिक्योरिटी हमारे जो इंडियन जियोग्राफी है उसमें एक टॉपिक बिल्कुल एक्सप्लिसिटली लिखा हुआ है। तो आज के इस वीडियो में हम इसको पूरी तरीके से कवर करने वाले हैं। क्या क्या एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, क्या क्या एस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब आपका कार्य क्या है कि आपको सिनॉप्सिस बनाते चलना है भाई, क्योंकि सिनॉप्सिस नहीं बनाएंगे पढ़ने से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि फिर से बार बार आप इस वीडियो को देखोगे, समय व्यर्थ करोगे। इससे तो बेहतर है कि आप एक बार पढ़ के सिनॉप्सिस बना ले। चलिए, खाद्य सुरक्षा का आशय। खाद्य सुरक्षा का अर्थ सभी लोगों को सही समय पर पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न भोजन उपलब्ध करना, ताकि वे सक्रिय व स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सके। मतलब देखो, खाद्य सुरक्षा क्या है कि भाई आपको पर्याप्त मात्रा में, देखो एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी और मतलब एक्सेस हो, लोग उसको पा सके, अफोर्डेबल हो, लोग उसको खरीद सके, और टाइमली हो, मतलब टाइम पे जो चीज है वो मिल जाए। तो ये है खाद्य सुरक्षा कि भाई जब भी मुझे भूख लग रही है मुझे खाना मिल जा रहा है, पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है, और जहां मैं चाह रही हूँ वहां मिल रहा है। तो ये है खाद्य सुरक्षा। इसके लिए यह आवश्यक है कि न केवल समग्र स्तर पर खाद्यान्नों की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध हो, बल्कि व्यक्तियों, परिवारों के पास उपयुक्त क्रय शक्ति भी हो, ताकि वे आवश्यकता अनुसार खाद्यान्न क्रय कर सके। इसके दो पहलू हैं, एक तो मात्रात्मक पहलू है, एक गुणात्मक पहलू है। अब देखो, जो मात्रात्मक पहलू है उसका वो क्या कहता है कि अर्थव्यवस्था में खाद्य उपलब्धि इतनी हो कि मांग की पूर्ति कर सके। अब देखो, एक जो पक्ष है वो ये कह रहा है, अब ये क्या है, क्वांटिटी, मतलब इतनी क्वांटिटी में चीज हो कि भाई हर किसी को पूर्ति हो जाए, मार्केट में उसकी पूर्ति हो जाए। दूसरा पहलू कह रहा है क्वालिटी, कि ये क्या कह रहा है कि इसके अनुसार जनसंख्या की पोषक आवश्यकताएं, न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट पूरी की जा सके। अब देखो, एक थी लेसारी दाल करके दाल चलती थी हमारे मध्य प्रदेश में, जो बेचारे गरीब लोग थे वो उसको खाया करते थे। लेकिन अब देखो, पेट तो भर रहा है, क्वांटिटी में भी उपलब्ध हो जा रही है, लेकिन क्या वो न्यूट्रिशनल वैल्यू को पूरा कर रहा है? नहीं, वो आपके हेल्थ पर एडवर्स इफेक्ट डाल रहा है। तो यही बात कह रहा है क्वालिटी, कि क्वालिटी भी हो उसमें, न्यूट्रिशनल वैल्यू भी हो फूड में। तो दोनों चीजें होना आवश्यक है कि भाई सभी को पूर्ति भी हो जाए और सभी के न्यूट्रिशन की पूर्ति भी हो जाए। तो इस तरीके का जो चीज है उसको खाद्य सुरक्षा कहा जाता है। खाद्य सुरक्षा के मात्रात्मक एवं गुणात्मक पहलू के समाधान के लिए भारत सरकार ने 3 खाद्य आधारित सुरक्षा जाल, फूड बेस्ड नेट अपनाए हैं। मतलब वो 3 चीजें अपनाई है हमारे जो भारत सरकार है, कि भैया सभी को क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों तरीके से खाद्य सुरक्षा प्रदान कर सके। तो पहला है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, दूसरी है समेकित बाल विकास इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, और दोपहर भोजन कार्य मिड डे मील कार्यक्रम 15 अगस्त 1995। अब देखो, पहला इन्होंने क्या अपनाया, सार्वजनिक मतलब वितरण प्रणाली, सभी को, मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस जिसको कहा जाता है। तो पीडीएस इन्होंने अपनाई, सभी को डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। दूसरा, चाइल्ड के लिए प्रॉपर फूड अवेलेबल हो जाए। तीसरा, मतलब जो बच्चे हैं उनको मिड डे मील मिल जाए स्कूलों में। तो ये तीनों कार्यक्रम भारत सरकार अपना रही है। देखो, अगर आपसे कोई पूछे कि मिड डे मील अपनाने का जो मुख्य कारण क्या है, तो मुख्य कारण यही है कि खाने के कारण बच्चे ज्यादा से ज्यादा इनरोल हो पाए स्कूलों में। देखो, जब खाना मिल रहा है ना, खाना अगर मिल जाएगा तो बच्चा पढ़ने आ सकेगा। तो और ये हुआ भी, वास्तविकता ये हुई कि मिड डे मील जब से शुरू हुआ तो बच्चे जो है वो ज्यादा स्कूल आने लग गए। चलिए, अब हम आ जाते हैं आयामों पर। तो ये 15 अगस्त 1995 को शुरू हुआ और अभी इसका नाम पीएम पोषण है। ठीक है। खाद्य सुरक्षा के आयाम, अगर हम डायमेंशन की बात करें तो वैश्विक स्तर पर खाद्य व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए सर्वप्रथम विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा खाद्य सुरक्षा के आयामों का वर्णन किया गया। अब देखो, वर्ल्ड लेवल पे अगर हम देखें तो जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने क्या करा, इसके डायमेंशन का वर्णन किया है। इन आयामों को अंतर्राष्ट्रीय खाद्य कृषि संगठन द्वारा समर्थन दिया गया। प्रारंभ में इनकी संख्या 4 थी, जो वर्तमान में बढ़कर 6 हो गई है। अब देखो, पहले जो मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने जो आयाम दिए और उनको मान्यता, समर्थन किसने दे दिया, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य कृषि संगठन ने। पहले इनकी संख्या 4 थी, अब इनकी संख्या 6 हो चुकी है। ओके, तो अब हमको कितना याद रखना है, 6 आयाम है खाद्य सुरक्षा के। अभी प्रश्न पत्र में अगर हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि कितने, हाउ मेनी डायमेंशन ऑफ फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, तो हम बताएंगे 6 डायमेंशन है। वर्ल्ड में भी पूछो तो भी 6 डायमेंशन है। पहली, उपलब्धता, मतलब आपको वो चीज उपलब्ध हो जाए।
इस आयाम के तहत यह सुनिश्चित किया जाता है कि सभी लोगों के लिए खाद्य सामग्री पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो। इसमें खाद्यान्न उत्पादन को प्राथमिकता दी जाती है। तो इसमें क्या है कि भैया उपलब्ध हो जाए, फिर वो न्यूट्रिशन वैल्यू है या नहीं है कोई मतलब नहीं हमको, सभी को भोजन मिल जाए, पहला डायमेंशन तो यही कहता है। दूसरा, खाद्यान्न की पहुंच। देखो, खाद्यान्न की पहुंच, एक्सेसिबिलिटी भी होनी चाहिए। अब जैसे ऐसा नहीं कि भैया मैं रह रही हूँ जम्मू कश्मीर में और कन्याकुमारी के कोई से गांव में बढ़िया मतलब फूड है, तो वो मुझे एक्सेसिबल थोड़ी है वहां पर बहुत सारा फूड है, आपने भारत सरकार ने बहुत उपलब्ध करा दिया, लेकिन मुझे तो एक्सेसिबल नहीं है ना। तो ये सभी को पहुंच भी होना चाहिए। इसमें यह सुनिश्चित किया जाता है कि सभी लोगों के लिए खाद्य सामग्री पर्याप्त मात्रा में और उस तक लोगों की आसानी से पहुंच हो। अब आता है खाद्यान्न का उपभोग। इसमें यह सुनिश्चित किया जाता है कि लोग उन्नत और संतुलित खाद्यान्न का उपयोग करें और खाद्यान्न के लाभों को पूरी तरह से प्राप्त कर सके। इसमें पोषण, ज्ञान, शिक्षा, जागरूकता, स्वच्छता को शामिल किया जाता है। अब देखो, मैंने आपको मतलब एक क्वालिटी भी दे दी, क्वांटिटी भी दे दी फूड की, एक्सेसिबल भी है आपको, लेकिन आप क्या उसका उपभोग कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, ये भी जरूरी है। एक व्यक्ति उसको उपभोग कर पा रहा हो, संतुलित आहार उसको मिल रहा हो, तो पोषण भी मिले उसको, ज्ञान भी मिले, शिक्षा भी हो, जागरूकता हो और स्वच्छता हो। अब देखो, खाना है और गंदा है तो कोई मतलब नहीं है, स्वच्छता भी जरूरी है। लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। अब ये नहीं कि हमको मिल रहा है खाना तो हम पागलों जैसे बिल्कुल खा रहे हैं और फेंक रहे हैं बच्चा कुचा, ये नहीं होना चाहिए। तो जागरूकता भी जरूरी है, शिक्षा ज्ञान भी बहुत जरूरी है, इसी के साथ साथ पोषण भी बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाता है। अब आता है स्थिरता। खाद्य सुरक्षा सिर्फ वर्तमान में पर्याप्त खाद्य तक सीमित न होते हुए भविष्य में भी पर्याप्त मात्रा में खाद्य सामग्री का होना है। इसमें मुख्यतः भंडारण को शामिल किया जाता है। अब देखो हुआ क्या कि भैया खाद्य सुरक्षा केवल ये नहीं कि वर्तमान में पर्याप्त खाद्य तक सीमित नहीं है, ये कि भैया हमको बिल्कुल मिल मिल रहा है पर्याप्त खाद्य, ये यहाँ तक सीमित नहीं है। हमको ये भी देखना है कि भविष्य में हमको वो खाद्य सामग्री मिलेगी या नहीं, तो स्टोरेज को भी शामिल करना है। अब देखो, आज मेरे पास बहुत सारा खाना है भाई, आज तो मैं बिल्कुल खा लूंगा, कल के लिए कुछ नहीं है तो फिर ये वो तो नहीं ना। तो इतना हो कि आज भी हो जाए, आगे का भी देख के चलना है, मतलब इसका अर्थ ये है। तो हमने 4 पिलर देख लिए, कौन कौन से देख लिए। पहला देख लिया, उपलब्धता हो, चीजें हमारे पास उपलब्ध हो। दूसरा, एक्सेसिबिलिटी हो, खाद्यान्न तक हमारी पहुंच हो। उपभोग सही तरीके से कर पाए। फिर स्थिरता हो, स्टोरेज सिस्टम भी हमारे पास अच्छा होना चाहिए। एजेंसी, खाद्य सुरक्षा के लिए संस्थागत कार्यों की आवश्यकता होती है। इसके अंतर्गत भारत में भारतीय खाद्य निगम और लोक वितरण प्रणाली आदि संस्थाएं कार्य करती हैं। अब देखो, अब मैंने ठीक है, मैंने सारी चीजें कर दी, अफोर्डेबल, एक्सेसिबल, सारी चीजें कर दी, लेकिन उसका मैनेजमेंट भी तो जरूरी, कोई ऐसी संस्था भी तो हो जो ये चीज देख रही कि सभी को ये चीजें उपलब्ध हो रही है, भविष्य के लिए हमारे पास उपलब्ध है या नहीं है, कितना प्रोडक्शन करना है, कितनी चीजें खरीदनी है। तो ऐसी संस्थाएं भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो ये खाद्य निगम, भारतीय खाद्य निगम और जो पीडीएस है, लोक वितरण प्रणाली, ये चीजें इसमें आती है। समपोषणीयता, एक मिनट रुकिएगा। समपोषणीयता, यह सुनिश्चित करना है कि खाद्य उत्पादन और दीर्घकालिक रूप से सतत आर्थिक रूप से खाद्यान्न व्यवस्थाएं संचालित हो, जिससे सामाजिक न्याय की स्थापना हो सके। इसमें भावी पीढ़ी की अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान खाद्य जरूरतों को पूरा करना शामिल है। समपोषणीयता क्या होती है कि भैया जो खाद्य उत्पादन है दीर्घकालिक रूप से सतत आर्थिक रूप से खाद्यान्न व्यवस्थाएं संचालित हो, जिससे सामाजिक न्याय की स्थापना हो। इसमें भावी, ओके ओके, देखो इसका मतलब ये है कि भाई आज भी हमको उपलब्ध है और हमारी भावी पीढ़ी के लिए भी जो भोजन है वो उपलब्ध हो जाए, बस ये चीज जरूरी है। चलिए, अब हमारा आ जाता है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन 2007। आपको ये डेट भी याद रखनी है और ये समय भी याद रखना है। ये पूछा जा सकता है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन कब आया था, तो ये अक्टूबर 2007 में आया था। अंतर्गत प्रारंभ में गेहूं, चावल और दाल को सम्मिलित किया गया था, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में मोटे अनाज को भी शामिल किया गया। इसके अंतर्गत 2011-12 तक चावल 10 मिलियन टन, गेहूं 8 मिलियन टन और दाल 2 मिलियन टन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया था। आगे 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक अतिरिक्त उत्पादन का लक्ष्य रखा गया, जिसमें चावल 10 मिलियन टन, गेहूं 8 मिलियन टन और दालें 4 मिलियन टन और मोटे अनाज 3 मिलियन टन है। देखो, हमको इतना याद रखना नहीं है, हमको सिर्फ इतना याद रखना है कि भाई मोटे अनाज को भी शामिल कर लिया गया है, गेहूं चावल दाल इसमें है, और अक्टूबर 2007 हमको याद रखना है कि भाई नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन है वो 2007 में आया था। हालांकि हाँ, ये प्रश्न ऐसे बन सकता है, वो जरूर मैं बोलूंगी कि एक बार आज को पढ़ लेना कि भाई ऐसा प्रश्न आपसे दे दिया है, 2-3 पॉइंट दे दिया है कि ए बी सही है, बी सी सही है,
ABC तीनों सही है, तो इस तरीके का प्रश्न जरूर बन सकता है। अब खाद्य सुरक्षा एक्ट, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में आया है। खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में एक युगांतरकारी कदम है। भूख, कुपोषण तथा इससे जुड़ी समस्याओं से छुटकारा पाना हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। हम सभी, यार, इट इज फंडामेंटल राइट, हमारा ये फंडामेंटल राइट है कि हमको प्रॉपर फूड मिले। अतः यह अधिनियम प्रत्येक व्यक्ति को भोजन का अधिकार देता है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम पर 12 सितंबर 2013 को हस्ताक्षर किए गए और यह कानून बन गया। देखो, हमको क्या याद रखना है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट कब आया था? 12 सितंबर 2013 को आया था। 12 नहीं 13, ऐसे याद कर लो कि 12 नहीं है, वो 13 है। क्या है? 12 नहीं है, 13 है। ओके, चलिए अब इसकी प्रमुख बातों की बात करें तो इस अधिनियम में 75% ग्रामीण, ओके, ये बहुत अच्छी, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत ध्यान से पढ़ना, कि वह 75% ग्रामीण और 50% शहरी जनसंख्या को, अर्थात 80 करोड़ जनसंख्या, कुल जनसंख्या का 67% या 2/3 को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सस्ती कीमतों पर खाद्यान्न प्राप्त करने का कानूनी अधिकार देता है। देखो, ये जो अधिनियम है, ये 75% तो ग्रामीण जनसंख्या को और 50% शहरी जनसंख्या को क्या करता है? कुल अगर मिला के देखें तो 80 करोड़ जनसंख्या हो जाती है। ठीक है, कुल जनसंख्या का 67% या 2/3 को पीडीएस के माध्यम से सस्ती कीमतों पर खाद्यान्न प्राप्त करने का कानूनी अधिकार देता है। ये सारे डेटा हमको याद रखना है, क्योंकि क्या होता है, जब वो 2-3 पॉइंट से प्रश्न पूछता है ना, ऐसी जब एक्ट से या फिर कोई योजना से, तो वो ऐसे ही प्रश्न बनाता है, 2-3 आपको पॉइंट देगा और यहाँ से वो कंफ्यूजन आपको पैदा कर देगा। तो याद रखना है कि भाई सस्ती कीमतों पर लोगों को भोजन उपलब्ध कराना। हम भी एक प्रशासनिक अधिकारी बनेंगे, मैं या आप, जो भी प्रशासनिक अधिकारी बनेगा, तो वो यही काम हमको करना है। हमको सभी को चीजें सुनिश्चित हो, समय पर चीजें मिल रही हो, सरकार जो भी योजनाएं चला रहा है वो लाभ उनको मिल रहा है। तो यही एक अच्छे प्रशासक बनिएगा। एक अच्छे प्रशासक का यही है कि वो ईमानदारी से काम करे। हालांकि सिलेक्शन के बाद एक कहीं ना कहीं एक ये आरोप लगता है लोगों का कि जो है अधिकारी बहुत भ्रष्ट हो जाते हैं। तो बस अपने ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल रख के कि नहीं, हम ईमानदारी से काम करेंगे। पैसे आप बहुत सोर्सेस से पैसे कमाने की, जरूरी नहीं कि सिर्फ ब्राइब लेकर या फिर जो रिश्वत लेकर ही मतलब आप अमीर बन सकते हैं। अमीर बनने के बहुत स्रोत है। हाँ, हालांकि ये है कि ब्राइब लेके आप थोड़ा जल्दी अमीर बन जाएंगे और दूसरे स्रोतों से आपको थोड़ी मेहनत लगेगी। लेकिन मुझे लगता है वो ब्राइब लेके डर के जीने से बेहतर है कि आप दूसरे सोर्सेज का यूज करके थोड़ी मेहनत करके थोड़ा पैसा कमा लें। और पावर तो आपके पास रहेगी एक प्रशासक के तौर पर। पैसे आप बहुत सोर्सेस है यार, आजकल तो इंटरनेट एक ऐसा माध्यम है जिससे आप अथाह पैसा कमा सकते हो। और मतलब आपके पास बहुत पैसा आ सकता है अगर आप सही तरीके से कंटेंट डिलीवर कर रहे हो तो वो सोर्स भी चुनकर आप पैसे कमा सकते हो। जरूरी नहीं कि हर जगह आप ब्राइब ही लें। चलिए, लाभार्थी को 1 माह में 5 किलो चावल, ओके, 1 माह में 5 किलो चावल, गेहूं और मोटे अनाज की आपूर्ति क्रमशः 3-2-1 रुपए प्रति किलो की दर पर की जाएगी। मतलब चावल 3 रुपए किलो मिलेंगे, 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूं 2 रुपए में मिलेंगे और 5 किलो मोटा अनाज 1 रुपए में मिल जाएगा। अंत्योदय अन्न योजना के अधीन 2.34 करोड़ निर्धनतम परिवारों के लिए खाद्यान्न की मात्रा 7 किलो रहेगी। मतलब ये जो हमने अभी पढ़ा 5 किलो, लेकिन जो AAY यानी अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत जो रजिस्टर्ड लोग हैं, ये सबसे जो गरीबी रेखा में आते हैं, उन लोगों की बात की जा रही है, तो उनको 7 किलो दिया जाएगा। अब देखो, एक चीज ये है कि एक तो होता है कि बेहतर जीवन जी लेना, और एक होता है किसी की दुआ लेके जीवन जीना। तो हमेशा इतना अच्छा कार्य कीजिएगा। अगर मैं या आप कभी प्रशासक बनते हैं तो आप ऐसा काम करिएगा कि भाई गरीबों की दुआएं भी आपको मिले। अधिनियम के अधीन पात्र परिवारों की पहचान राज्य सरकार करेगी। यह काम उसे 365 दिनों के भीतर करना होगा। देखो, अधिनियम के अधीन पात्र परिवारों की पहचान राज्य सरकार करती है। अब देखो, यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है, यहाँ पे वो दे सकता है 3-4 लाइन, जब वो देगा तो वो ये दे सकता है कि भाई जो है पात्र परिवारों की पहचान कौन कर रहा है, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, ये 3-4 वो दे देगा। तो इसकी पहचान राज्य सरकार कर रही है, याद रखिएगा। ये केंद्रीय लेवल की योजना, लेकिन कर राज्य सरकार रही है। यह काम उसे 365 दिन के भीतर करना होगा। 6 माह से 6 वर्ष के बच्चे के लिए प्रत्येक गर्भवती महिला और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को स्थानीय आंगनवाड़ी से मुफ्त भोजन दिया जाएगा तथा किस्त में 6,000 रुपए का मातृत्व लाभ दिया जाएगा। ये बहुत जरूरी लाइन है कि जो गर्भवती महिला है और स्तनपान कराने वाली महिला है, 6 महीने तक स्तनपान होता है एक बच्चे का, तो आंगनवाड़ी से मुफ्त भोजन मिलेगा।
प्लस किस्तों में 6,000 रुपये का लाभ दिया जाएगा, चाहे वो 6 महीने में 1,000 रुपये हर महीने दे दिए जाए या फिर एक साथ 2,000 ऐसे करके, पर उसको 6,000 रुपये मिलना होंगे। ठीक है, अब हम आज आगे जाते हैं। अधिनियम के अधीन जिन लोगों को खाद्यान्न प्राप्त करने का हक दिया गया, उन्हें खाद्यान्न न मिलने की स्थिति में संबंधित राज्य सरकार से खाद्य सुरक्षा भत्ता प्राप्त करने का हक है। मतलब हो सके भैया, हो सकता है कभी कभी राज्य सरकार के पास इतना बफर स्टॉक नहीं हो, इतना स्टॉक नहीं हो उनके पास, तो वो क्या कर सकते हैं, उनका हर्जाना या मैं कहूँ भत्ता प्राप्त कर सकते हैं, उतना पैसा उनको प्राप्त हो कि वो कहीं और से अपने खाद्यान्न जो आवश्यकता है उसको पूर्ति कर सके। आ जाता है हमारा बफर स्टॉक। तो बफर स्टॉक की अगर बात करें तो आखिर ये बफर स्टॉक है क्या? तो कुछ आकस्मिक परिस्थितियां जैसे सूखा, अकाल, फसल खराब होने की स्थिति आदि से संरक्षित करने और मूल्य की अचानक तथा तेज गति से सामान्य लोगों को संरक्षित करने के लिए पीडीएस के अंतर्गत रखे जाने वाले गेहूं, चावल के स्टॉक के अतिरिक्त एक स्टॉक सरकार रखती है जिसे बफर स्टॉक कहा जाता है। अब देखो, अभी तो अच्छा, जैसे मान लो इस साल अच्छा प्रोडक्शन हुआ, अगले साल जो है हमारी मतलब फसल बिगड़ गई, ठीक है, फिर अगले साल और फसल बिगड़ी, अब क्या करना? तो ये सरकार का फर्ज होगा कि भाई इस साल अगर आप उपलब्ध करा रहे हो तो आपको इतना स्टॉक रखना है कि अगले 2 या 1-2 सालों तक हमको चिंता ना रहे, हमको तो क्योंकि पीडीएस के थ्रू लोगों को अन्न देना ही है, तो इतना स्टॉक आपके पास होना चाहिए कि आप मतलब अगले साल या कभी भी जब फसल बिगड़ जाए, सूखा हो जाए, बाढ़ आ जाए, तो आप लोगों को स्टॉक जो है खाद्यान्न उपलब्ध करवाएं। अब इसके उद्देश्य क्या है? आपातकालीन स्थिति में खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित करने में सहायक है। बिल्कुल सही है, आपातकालीन स्थिति कभी आ गई तो आपको खाद्य आपूर्ति होगी। अस्थिर कीमतों को स्थिर बनाने में सहायक, मतलब जैसे कई बार क्या होता है, कोई सी चीज जैसे मान लो प्याज बहुत महंगे हो गए या फिर गेहूं बहुत ज्यादा महंगा हो गया, अब गरीब व्यक्ति इतना वो थोड़ी कर सकता अफोर्ड, वो तो नॉर्मल खाना उसको मिल जाए वही बड़ी बात है। तो उस अस्थिर कीमतों को मैनेज करने के लिए भी ये किया जाता है। अस्थिर बाजार नियंत्रण में सहायक, मतलब बाजार की जो वही बात है कि बाजार को नियंत्रित करना। उत्पादन के अधिक का उपयोग उत्पादन की कमी के समय करने में सहायक, ठीक है, कभी भाई अधिक उत्पादन हो गया तो इसे जरूरी थोड़ी था कि हमेशा ही बिल्कुल अच्छा ही वक्त रहेगा, कभी बुरा वक्त भी आ सकता है, तो उस समय जो है हमारा जो है खाद्यान्न अच्छा वक्त का जो थोड़ा सा बचा हुआ चीज है वो काम आ जाए। चलिए, अब आ जाती है हमारी अंत्योदय अन्न योजना, जो कि अभी हम पढ़ के आए थे। गरीबी रेखा से नीचे रह रही आबादी तथा खाद्यान्न की कमी को पूरा करने के उद्देश्य 2000 में यह योजना शुरू की गई। प्रारंभ में इस योजना के तहत गरीब परिवार को प्रतिमाह 25 किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता था, लेकिन अप्रैल 2002 में बढ़ाकर इसको 35 किलोग्राम कर दिया गया है। इसके तहत 20 किलोग्राम गेहूं, 15 किलो चावल देने का प्रावधान है। इस योजना को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में शामिल कर लिया गया। मतलब इस योजना को हमने 2013 वाला जो एक्ट है उसमें डाल दिया है। 35 किलोग्राम हम दे रहे हैं, 20 किलो हम गेहूं दे रहे हैं, 15 किलो चावल दे रहे हैं। अब आ जाती है हमारी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। ठीक है, अब आप एक प्रशासक हैं, तो आपको मतलब आपको ये सारी चीजें करनी पड़ेगी। अब कई बार बच्चा पूछता है कि मैडम इतना हमको पढ़ाने की क्यों दे दिया? आप एक प्रशासक रहोगे, आपको हर चीज का नॉलेज होना चाहिए, एवरीथिंग, कौन सी योजना चल रही है, कब चल रही है, उसके प्रावधान क्या है, क्योंकि अल्टीमेटली सरकार तो योजना का घोषणा कर देगी, उसको निकाल देगी, लेकिन इम्प्लीमेंट करने का काम एग्जीक्यूटिव बॉडी का होता है, जो कि आप रहेंगे। आप एक एग्जीक्यूटिव बॉडी रहेंगे, आप कहीं ना कहीं जुडिशियल वर्क भी आपको करना पड़ेगा, न्यायिक कार्य भी आपको कहीं कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। तो ये जो इम्प्लीमेंटिंग का काम है ये आपको करना है। तो ये चीज आप अपने अंदर अभी से विकसित करिए कि भाई हमको जो है ये सारे काम करना है, हमको लोगों की मदद करनी है, गरीबों के लिए मदद के लिए कुछ करना है। तो ये जज्बा अपने अंदर अभी से पैदा करिए, तो ये कहीं ना कहीं आपकी इंटरनल मोटिवेशन में आपके लिए बहुत कार्य करेगा। वर्ष 2020 में कोरोना काल के समय यह योजना शुरू की गई। इसके तहत राशन कार्ड धारकों पात्र व्यक्ति को प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम, ओके, राशन कार्ड जिनके पास है उनको प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम खाद्यान्न मुफ्त उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई। प्रारंभ में योजना दिसंबर 2022 तक के लिए शुरू की गई थी, जिसे बाद में क्रमशः दिसंबर 2023, हाल ही में 2028 तक बढ़ा दिया गया। ओके, देखो हुआ क्या कि भाई कोरोना का काल आ गया, अब कोई कुछ कमा नहीं रहा है, पैसे है नहीं, तो अब क्या किया जाए? तो ये कहा गया कि भाई जिनके पास राशन कार्ड है, जो पात्र व्यक्ति है, उसको 5 किलो अन्न खाद्यान्न मुफ्त में देना, मतलब 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया जो हम सरकार ले रही थी वो भी नहीं अब लेगी। वो 2028 दिसंबर तक इसको बढ़ा दिया गया है। 5 किलो अन्न आपको फ्री में मिल रहा है अब, ठीक है। तो ये याद रखना, डेट इसकी 2020 में आया था। शून्य भूख कार्यक्रम, जीरो हंगर प्रोग्राम। जीरो हंगर प्रोग्राम भारत में